हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे और स्वागत है आपका हमारी MCQ सीरीज जिसका नाम है मिशन IAS प्री 2024। आपको पता है इसमें हम यूपीएससी लेवल के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और आप इसमें हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं, जिसके तहत आपको पेपर और पेन लेकर के बैठना होता है। याद रखिएगा कि अगर आप इसका मैक्सिमम फायदा उठाना चाहते हैं तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि आपको पेपर और पेन लेकर के बैठना है, अपने आंसर को लगाना है और फिर उसके बाद सुनिए एक्सप्लेनेशन को, आपका आंसर सही है या गलत वो मार्क कीजिए और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिले वो साथ साथ लिखते चलिए, तभी इसका आप बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हम डिस्कशन करते हैं उस डिस्कशन के दौरान जो भी नए पॉइंट्स निकलते हैं उन नए पॉइंट से कई बार क्वेश्चंस बन जाता है। ठीक है, तो फिर आपको सभी चीजें ध्यान से सुननी है और इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये देखिए, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, भारत में स्वतंत्रता के बाद पहली खुदाई 1951 में गुजरात के रंगपुर में हुई। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ें। दूसरा स्टेटमेंट है आपका कि चनुद्रो चनुद्रो एकमात्र पुरा स्थल है जहां से वक्राकार ईंट मिली है। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ें, सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें हैं जो वो सिंधु सभ्यता में सबसे ज्यादा कहां पर मिली है, मोहनजोदड़ो में मिली है। और चौथा स्टेटमेंट है कि सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक मोहरें हैं जो वो हड़प्पा से मिली है। बताइए इनमें से कितने कथन है जो सत्य हैं। ऑप्शन है आपका केवल एक सही है, दूसरा है केवल दो सही, केवल तीन सही या फिर सारे चारों के चारों सही है। बताइए कितने यहां पर सही है, बताइए जल्दी से अपना आंसर मार्क कीजिए, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन को सुनिए। चलिए देखिए, अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करें तो भारत में स्वतंत्रता के बाद पहली खुदाई 1951 में गुजरात के रंगपुर में हुई। तो ये वाला स्टेटमेंट है जो, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका जो 1953 में हुई थी और वो भी गुजरात के रंगपुर में नहीं हुई थी, ये पंजाब के रोपड़ में हुई थी। कहां पर? पंजाब के रोपड़। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, चनुदड़ो एकमात्र पुरा स्थल है जहां से वक्राकार ईंट मिली है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा देखिए, सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें, ठीक है, अभिलेख वाली जो मोहरें हैं उन वो मैक्सिमम है जो वो कहां से मिली है। देखिए अगर हम ऐसे बोलेंगे कि मैक्सिमम मोहरें कहां से मिली हैं तो आंसर होना चाहिए आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, मैक्सिमम मोहरें, जो कि आपका फोर्थ स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, क्योंकि मैक्सिमम मिली है मोहनजोदड़ो से। और अगर कहा जाएगा कि अभिलेख युक्त मोहरें हैं जो वो मैक्सिमम कहां से मिली हैं, सर्वाधिक कहां से मिली हैं, तो वो होगा आपका हड़प्पा से। ठीक है, याद रखिएगा, अभिलेख युक्त मोहरें हड़प्पा से सबसे ज्यादा मिली हैं। और अगर कहेंगे कि मोहरें सबसे ज्यादा कहां से मिली हैं तो आंसर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। ठीक, तो यहां पर केवल एक ही सही है, बाकी तीनों गलत हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, बताइए कितने लोगों का सही हुआ ये। चलिए आगे बढ़े। अगला देखें, दिल्ली सल्तनत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिरोज तुगलक ने, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा इसको, है ना। फिरोज तुगलक ने सर्वप्रथम सूबे की आय और व्यय का हिसाब किताब रखने के लिए एक रजिस्टर तैयार करवाया था। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। दूसरा देखिए, फिरोज तुगलक ने उश्र और जकात को छोड़ करके सभी शेष करों को, ये क्या है, कर हैं, ठीक है, सभी शेष करों को समाप्त कर दिया था। बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है, बताएं जल्दी। देखिए यहां पर पहला और दूसरा दोनों, वैसे तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में दोनों इसलिए गलत हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों ही काम है जो वो फिरोज शाह तुगलक के नहीं है। अगर यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक कर दिया जाए, MBT, है ना, अगर ये MBT कर दिया जाए तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं, गलत है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों किसके रेफरेंस में बोले गए हैं, ये दोनों ही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किए गए कार्य हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों गलत है। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस संधि का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि उसके पश्चात निजाम और मराठों के विरोधी संबंध है जो उसमें ठहराव आ गया। देखिए पहला है 1728 की मूंगी शिवगांव की संधि,
1731 की वरना की संधि, 1752 की झलकी की संधि और चौथा है 1763 की राक्षस भुवन की संधि। बताएं कौन सा है जिसके बाद निजाम और मराठों के जो आपसी संबंध थे उसमें ठहराव आ गया था। देखिए आंसर हो जाएगा इसका 1763 की राक्षस भुवन की संधि। किसके किसके बीच में हुई थी? राक्षस भुवन की जो संधि थी ये हुई थी आपकी माधवराव, मराठों की तरफ से कौन, ये माधवराव वन हो जाएंगे और दूसरी तरफ आपके निजाम हो जाएंगे। ठीक है, निजाम और माधवराव, माधवराव वन। ठीक है, इन दोनों के बीच ये संधि हुई थी और इसके बाद ठहराव की स्थिति आ गई थी। ठीक है, दूसरे की अगर आप बात करते हैं मुंशी शिवगांव की संधि। ठीक है, 1728 में जो मुंशी शिवगांव की संधि हुई थी ये हुई थी आपके बाजीराव, बाजीराव वन के और दूसरी तरफ थे आपके निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क, इनको आप चिनकलिंच खान के नाम से भी जानते हैं। निजाम उल मुल्क ये दो थे जिनके बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? पालखेड़ा का, पालखेड़ा का युद्ध। ठीक है, याद रखिएगा पालखेड़ा का युद्ध था ये। और ये जो पालखेड़ा का युद्ध लड़ा गया इसके बाद क्या हुआ कि दक्कन में आपका जो मराठे थे, है ना, मराठे थे, मराठे, मराठों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी। क्यों? क्योंकि ये जो निजाम है इन्होंने आपका जो चौथ, जो टैक्स लिया करते थे ना मराठे, चौथ और सरदेशमुखी, क्या सरदेशमुखी, इसको स्वीकार कर लिया था। ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लिया था। याद रखिएगा आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है कि चौथ और सरदेशमुखी क्या है, क्या डिफरेंस है बेसिकली इन दोनों में। ठीक है, किस टाइप के टैक्स हैं। ठीक, चलिए इसके बाद अगर हम वर्ना की संधि की बात करते हैं तो वर्ना की संधि है जो इसके तहत क्या है, संभा टू। ठीक है, संभा टू, इन्होंने संभा टू है जो इन्होंने साहू की जो अधीनता है, साहू, ठीक है, साहू की अधीनता को स्वीकार कर लिया था, अधीनता। ठीक है, अधीनता को स्वीकार कर लिया था, याद रखिएगा। और इसके अलावा जो लास्ट बची एक आपकी झलकी की संधि। झलकी की संधि क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पर क्या हुआ था कि इस संधि के बाद निजाम ने अपना जो आधा एरिया था वो मराठों को दे दिया था। ठीक है, बरार का जो आधा एरिया था, बरार वाला क्षेत्र है जो, बरार वाले क्षेत्र का जो आधा एरिया है ना, बरार वाले क्षेत्र का आधा एरिया वो मराठों को दे दिया था। ये झलकी की संधि है, ये चीजें आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने 1906, ठीक है, कब? 1906 में, 1906 में डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना की। दूसरा देखिए दक्षिण भारत में ईवी रामास्वामी नईकर पेरियार ने 1922 में, 1922 में किसने? ईवी रामास्वामी नईकर पेरियार ने जस्टिस पार्टी की स्थापना की। तीसरा देखें अस्पृश्यता निवारण तथा छुआछूत विरोध के लिए नारायण गुरु ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। और अस्पृश्यता निवारण और हरिजन कल्याण के लिए महात्मा गांधी ने 1927 में अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? केवल 2 सही हैं, 3 सही हैं, चारों सही हैं या फिर कोई भी सही नहीं है? बताएं, कोई भी सही नहीं है, बताएं। देखिए पहले आप अपना आंसर लगा लीजिए फिर सुनिए। देखिए पहले स्टेटमेंट को जब आप देखेंगे तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने 1906 में डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना की। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 1906 में डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना है जो वो किसने की है? वो की है वी आर शिंदे। ठीक है, वी आर शिंदे ने की है। दूसरा देखिए दक्षिण भारत में ईवी रामास्वामी नईकर पेरियार ने 1922 में जस्टिस पार्टी की स्थापना की। ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ईवी रामास्वामी नईकर पेरियार हैं जो उन्होंने 1920 में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था, है ना, आत्मसम्मान आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन। आत्मसम्मान आंदोलन, ठीक है, ये चलाया था।
और यहाँ पर जो जस्टिस पार्टी के लिए कहा जा रहा है, तो देखिए जस्टिस पार्टी की स्थापना में 3 लोग जुड़े हुए हैं। कौन कौन है वो 3 लोग? तो वो हैं आपके CN मुदेलियर, CN मुदेलियर एक हो गए आपके CN मुदेलियर, दूसरे हो गए आपके TM नायर, TM नायर, और तीसरे PT चेन्नी। ठीक है, PT चेन्नी, ये 3 लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए ये भी गलत हुआ। इसके अलावा अगर आप तीसरा देखेंगे तो अस्पृश्यता निवारण तथा छुआछूत विरोध के लिए नारायण गुरु ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि सत्यशोधक समाज की जो स्थापना की गई है वो किसके द्वारा की गई है? ज्योतिबा फुले के द्वारा, है ना। ये किसके द्वारा की गई है? ज्योतिबा फुले। ठीक है, ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई है, तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके अलावा कब की गई है ये भी याद रखिए, 1873 में। ठीक है, 1873 में, 1873 में। लास्ट देखिए, अस्पृश्यता निवारण और हरिजन कल्याण के लिए महात्मा गांधी ने, ठीक है, महात्मा गांधी ने 1927 में अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना नहीं की है। अगर मैं आपको महात्मा गांधी की बताता हूं तो 1932 में महात्मा गांधी ने 1932 में इन्होंने किस चीज की? आपका अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ, ठीक है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ, अखिल, याद रखिएगा ये सब, है ना, अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ, ठीक है, इसकी स्थापना की थी, जिसको बाद में 1933 में क्या कहने लगे? हरिजन सेवक संघ के नाम से आपने इसको सुना होगा। इसका नाम हो गया हरिजन सेवक संघ। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा 1924 में, ठीक है, 1924 में, कब? 1924 में, याद रखिएगा, 1924 में अखिल भारतीय दलित वर्ग, ये जो अखिल भारतीय दलित वर्ग है, इसकी स्थापना 1924 में किसके द्वारा की गई थी? BR अम्बेडकर के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर BR अम्बेडकर, BR, ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा 1924 में इसकी स्थापना की गई थी, और 1927 में बहिष्कृत भारत पत्रिका है जो उसका प्रकाशन किया गया था। ठीक है, 1927 में बहिष्कृत भारत पत्रिका है जो उसका प्रकाशन किया गया था। ये फैक्ट आपको इतना याद रखना है। ठीक है, तो चारों ही गलत हो गए, यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, कोई भी नहीं। अगला देखिए, अगले जाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं हमारे P2I बैच के बारे में। आपको पता है कि P2I बैच ऑलरेडी हमारा शुरू हो चुका है 10 तारीख से, ठीक है, लेकिन अभी भी 15 तारीख तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप इसमें 18 महीने के लिए कोर्स लेना चाहते हैं तो सिल्वर वाला पैकेज लें, अगर 30 महीने में कोर्स खत्म करना चाहते हैं तो गोल्ड का पैकेज लें, और 42 महीने तक हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लेटिनम वाला पैकेज लें। डेली आपको याद रखना है कि 10 से इसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, 15 तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। शाम को 6 बजे इसकी डेली बेसिस पर क्लासेस हो रही हैं। सबसे कम दामों में इसको अगर प्राइस को चाहिए आपको, मैक्सिमम अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आपको मेरा कोड ओम लाइव का इस्तेमाल करना होगा। ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप सबसे जो न्यूनतम प्राइस है उसमें ये पा सकते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि इसके तहत हम कई सारी सुविधाएं हैं जो वो आपको देते हैं, जैसे कि आपका फाउंडेशन कराया जाता है, सक्सेस इन प्रीलिम्स में सिर्फ प्रीलिम्स को फोकस किया जाता है, इसके अलावा आपका सक्सेस इन मेंस में मेंस को फोकस अलग से किया जाता है, और उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी है जो वो भी कराई जाती है। एक और एक्स्ट्रा फैसिलिटी जो आपको मिलेगी वो ये है कि अगर आप प्री पास करते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ बुला लिया जाता है। अगर आप प्री पास करते हैं तो आपको यहाँ बुला लिया जाता है, और फिर रेजिडेंशियल प्रोग्राम के तहत यहाँ पर रहने, खाने, किताबें, लाइब्रेरी, ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज की जो फैसिलिटी है आपको दी जाती है, और हर एक चीज का जो खर्च है वो स्टडी IQ वहन करेगा। ये इस पैकेज का पार्ट है। ठीक है, आपको अलग से कहीं पर भी कुछ भी पे नहीं करना है। तो जल्द से जल्द इसमें एडमिशन लें, और 15 तारीख इसकी लास्ट डेट है, याद रखिएगा, उसके बाद इसमें एडमिशन नहीं ले पाएंगे आप। ठीक है,
चलिए आगे बढ़े और अगला स्टेटमेंट है हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय मॉनसून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। देखिए, उत्तर भारत में वर्षा की मात्रा मैदानों में पश्चिम से पूर्व की ओर तथा पर्वतों में उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, ठीक है, बढ़ती जाती है। दूसरा देखिए, उत्तर भारत के विशाल मैदान में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से मॉनसून का विच्छेद होता है, ठीक है। उत्तरी भारत के विशाल मैदान में मॉनसून का विच्छेद अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की, अभी ये क्या है, ITCZ, ठीक है, अंततः ITCZ। देखिए, उत्तरी भारत के विशाल मैदान में मॉनसून का विच्छेद अंततः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है जो उसकी स्थिति में बदलाव आने से होता है, ठीक है। और भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में जब आर्द्र हवाएं या आर्द्र पवनें, जो ह्यूमिड जो विंड है, वो आपको जब तट के समानांतर बहने लगती हैं तब मॉनसून विच्छेद होता है, ठीक है। बहुत ही फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है ये, और इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन है जो वो सही है। बताइए, इसमें से कौन से कथन सही है। देखिए, अगर आप पहले का बात करेंगे तो देखिए, उत्तर भारत में वर्षा की मात्रा बोल रहे हैं, ठीक है। वर्षा की मात्रा अगर आप उत्तर भारत में देखेंगे तो मैदानों में पश्चिम से पूर्व, है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर तथा पर्वतों में उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। जो ट्रेंड है उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है, तो यहाँ पर बस बढ़ती जाती है नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, ऐसे में घटती जाती है, ठीक है। उत्तर भारत की बात हो रही है तो मैदानी क्षेत्र में जब आप देखते हैं तो पश्चिम से पूर्व की ओर, क्योंकि आपको पता है मॉनसून कैसा आता है, अगर, ठीक है, तो यहाँ केरला कोस्ट पे टकराता है, ठीक, ये इधर पहाड़ है, तो फिर सबसे पहले जब केरला कोस्ट पे टकराता है और फिर इसके सारे ऊपर जाता है, ठीक है, तो यही तो तरीका होता है, और फिर उसके बाद उत्तर भारत में पूरा फैल जाता है। तो यहाँ पर उत्तर भारत की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पश्चिम से फिर आपका जो ये पूर्व की ओर जाता है, और पर्वतों में अगर आप देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब जब ऊपर से आता है, उत्तर भारत की बात हो रही है क्योंकि, ठीक है, उत्तर भारत की, ठीक, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, की ओर घटता जाता है। दूसरा देखिए, उत्तर भारत के विशाल मैदान में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संख्या कम हो जाने से, जब आपका जो जब ये चक्रवातों की संख्या कम हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, मानसून का विच्छेद होता है, बिल्कुल सही है। और उत्तर भारत के विशाल मैदान में जब ये आपका ITCZ है वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, ITCZ है जो उसकी स्थिति में बदलाव आ जाता है ऊपर से। जब आपको पता है ना कि जब सूरज जब ज्यादा तेज होता है, जब 21 जून के आसपास की का टाइम आता है, तो क्या होता है कि ITCZ ऊपर 5 डिग्री शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, और फिर वापस से नीचे शिफ्ट होता है, तो उसकी वजह से होता है, बिल्कुल सही बात है, ITCZ में बदलाव होता है। और चौथा है जो वो भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में जब आर्द्र पवनें जब तट के समानांतर बहने लगती हैं, ठीक है, जब तट के समानांतर बहने लगती हैं, पश्चिमी तटीय क्षेत्र की बात हो रही है, तब मानसून का विच्छेद होता है ना, इधर इस टाइप में, ठीक है, तब मानसून का विच्छेद होता है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 2, 3 एंड 4 है जो वो सही हो जाएंगे, ठीक, सी आंसर आपका हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, भूकंप के उद्गम बिंदु को अभिकेंद्र कहते हैं, और समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को सह भूकंपीय रेखा कहते हैं। प्रयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, बताएं। देखिए, पहला स्टेटमेंट देखेंगे कि भूकंप के उद्गम बिंदु को अभिकेंद्र कहते हैं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ऐसा होता है ना, ये क्रस्ट है आपका, है ना, और यहाँ पर जिस जगह से स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको फोकस कहते हैं, फोकस, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एपीसेंटर कह रहे हैं, जबकि एपीसेंटर क्या होता है, जहां पर ये टकराता है, ठीक है, 90 डिग्री पर, बिल्कुल सीधा, जहां पर ये जिस जगह पर टकराता है इस जगह पर, इसको क्या कहते हैं, अभिकेंद्र या एपीसेंटर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि अभिकेंद्र नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, भूकंप मूल होना चाहिए था, फोकस होना चाहिए था, ठीक है, भूकंप मूल, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट देखें, समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को सह भूकंपीय रेखा कहते हैं। ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको क्या कहा जाता है, इसको
समभूकंपीय रेखा कहा जाता है। ठीक है, समभूकंपीय रेखा कहा जाता है। आइसोसेमल लाइन, क्या आइसोसेमल, ठीक है। और ये जो सहभूकंपीय रेखा है ये आपका होमोसाइमल लाइन कहा जाता है, जिसको ये होता क्या है कि जब आपका चक्रवात ये सॉरी भूकंप आया, तो जब ये भूकंप आया तो उसके बाद जो जो प्लेसेस होती है जहां जहां पर इसका इफेक्ट हुआ, तो उन सारी प्लेसेस को जब एक लाइन में आप मिलाएंगे तो फिर कहा जाता है ये सहभूकंपीय रेखा कहा जाता है उसको। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़े, अगला देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अटाकामा विश्व के मरुस्थलों में सबसे शुष्क है। अटाकामा की शुष्कता दो पर्याप्त ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित होने के कारण होती है और उच्च वायु दाब की स्थिति के कारण अटाकामा मरुस्थल में वर्षा नहीं होती। बताइए कितने स्टेटमेंट सही है, बताएं। देखिए, पहले स्टेटमेंट की जब हम बात करेंगे तो विश्व का में के मरुस्थलों में देखेंगे तो सबसे शुष्क है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, है ना, सबसे शुष्क माना जाता है। और इसकी आप लोकेशन एक बार देख लीजिए, चिली को देखिए, है ना, ये वो वाला एरिया देखिए, साउथ अमेरिका वाला पूरा ही देख लीजिए, और उसमें आप स्पेशली बोलीविया, चिली, ये जो आपका अर्जेंटीना, ये वाला जो क्षेत्र है एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो इसकी अगर आप लोकेशन देखेंगे तो आपका पेरू, सदर्न पेरू और जो आपका नदन चिली है, ठीक है, वहां पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। अटाकामा की शुष्कता दो पर्याप्त ऊंची श्रृंखलाओं के मध्य स्थित होने के कारण होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक साइड में आप देखेंगे तो एक साइड में आपको क्या मिलेगा, आपका चिलियन कोस्टल रेंज मिलेगी, चिली की जो कोस्टल रेंज है वो मिलेगी, और दूसरी तरफ आपको क्या मिलेगा, एंडीज के पर्वत मिलेंगे। तो एंडीज के जो पर्वत मिले उसके लिए क्या हो गया, वृष्टि छाया क्षेत्र हो गया, तो यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती। ठीक है, दूसरा एक और कारण यहाँ पर है कि यहाँ पर क्या है, आपने ये देखा होगा कि जो कोस्ट है इस पर क्या होता है, हमबोल्ट या फिर पेरू करंट बोलते हैं उसको, पेरू करंट। ठीक है, पेरू करंट का मतलब पेरू जो आपकी ये जलधाराएं होती है। ठीक है, तो पेरू जलधारा कैसी है, ये ठंडी जलधारा है ना, ठंडी जलधारा है। पेरू करंट है जो वो ठंडा है, कोल्ड करंट में आता है, और क्योंकि ये ठंडा है तो इसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर कैसा है, ठंडा है तो मतलब टेम्परेचर काफी कम है, और टेम्परेचर जब कम होता है तो आपको पता है प्रेशर कैसा होता है, प्रेशर हाई प्रेशर होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि उच्च वायु दाब है। ठीक है, इसकी स्थिति के कारण अटाकामा मरुस्थल में वर्षा नहीं होती, तो ये वाला पार्ट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है, सी आंसर इसका हो जाएगा। अगला देखें, रामसर सूची, रामसर कहां पर है बताएं, जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि रामसर कन्वेंशन कब साइन किया गया और रामसर किस जगह, किस देश में मौजूद है, रामसर जगह है जो वो किस जगह पर, किस देश में मौजूद है। रामसर सूची के अनुसार विश्व में सर्वाधिक आर्द्र भूमि स्थल संयुक्त राज्य अमेरिका में है। दूसरा देखिए, इसके तहत ऐसी आर्द्र भूमियों का चयन किया जाता है जो खास तौर पर जल प्रवाही हो, पशु पक्षियों के प्राकृतिक आवास हों और जैव विविधता की अधिक संभावनाएं हो तथा इसका विस्तृत क्षेत्र हो। ठीक है, फैलाव जो है वो काफी ज्यादा विस्तृत होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको बताना है इसमें से कि कौन सा कथन है जो सत्य है। ठीक है, देखिए अगर आप पहले की बात करेंगे तो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, क्योंकि पहला स्टेटमेंट में लिखा है कि सर्वाधिक आर्द्र भूमि है जो वो संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं है, यहाँ पर यूके होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट है जो ये बिल्कुल इसके ही फीचर्स के बारे में बात करता है, तो ये वाला स्टेटमेंट है जो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आंसर है जो वो यहाँ पर हो जाएगा बी। ठीक है, रामसर साइट्स, आपको पता है कि रामसर साइट्स के तहत क्या है कि वो सारे जो आर्द्र भूमियां हैं उसके मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा इसका एक मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड भी होता है कि अगर कोई ऐसी जो स्थल है वो अगर ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा या इसकी जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं कर पा रहा, तो मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड के अंदर वो आ जाता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में कौन कौन से भारत के स्थल हैं जो कि शामिल हैं, अभी जो शामिल हैं इस वक्त। ठीक है, तो चलें आगे बढ़े, अगला देखें। उदारवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आधुनिक उदारवाद के अंतर्गत केंद्र बिंदु राज्य होता है। और दूसरा देखें, उदारवादियों के लिए परिवार समाज समुदाय जैसी इकाइयों का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा सत्य है? देखें, पहला स्टेटमेंट है जो वो यहां पर गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये कह रहे हैं कि आधुनिक उदारवाद
की अगर आप बात करते हैं तो उसके अंतर्गत केंद्र बिंदु क्या है, राज्य है, जबकि केंद्र बिंदु क्या है, व्यक्ति है, ना कि राज्य। ठीक है, व्यक्ति। और अगर आप दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा उदारवादियों के लिए। अगर मैं इसको एग्जाम्पल से समझा देता हूं अभी आपको, देखिए परिवार, समाज और समुदाय जैसी इकाइयों का अपने आप में कोई महत्व नहीं होता, ये बात सही है, क्योंकि आप इसको एग्जाम्पल से ऐसे समझिए कि अगर इनको डिसीजन लेना है कि भाई शादी है जो शादी करनी है, तो शादी के लिए कहा जाएगा कि उदारवादी अगर कहेगा तो वो ये कहेगा कि शादी का डिसीजन व्यक्ति का पर्सनल होना चाहिए, उसके लिए ये सब महत्व नहीं करता कि परिवार क्या कह रहा है, समाज क्या कहेगा, ये सारी चीजें उसके लिए मैटर नहीं करती। ठीक है, तो यहां पर दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। आंसर हो जाएगा यहां पर बी। ठीक है, अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो केंद्रीय तथा प्रांतीय स्तर की व्यवस्थाओं में समाहित होती है। दूसरा देखें, लोगों की दोहरी पहचान एवं निष्ठाएं होती हैं, वे अपने क्षेत्र, लोगों की दो पहचान होती है भाई, उनका एक अपना क्षेत्र जहां पर वो रह रहे हैं वो, और दूसरा जिस वो राष्ट्र के हैं वो, है ना। आप एक स्टेट में रहते हैं तो आप स्टेट के हो गए, और एक आपका राष्ट्र, तो इस वजह से कहा जा रहा है कि अतः भारत में दोहरी नागरिकता का भोग करते हैं। ठीक है, तो बताएं उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य। देखिए संघवाद के लिए, देखिए संघवाद और एक संस्थागत प्रणाली है, संघवाद है जो वो एक संस्थागत प्रणाली है जो कि केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर, है ना। संघवाद में एक केंद्र होता है और एक प्रांत होता है, मतलब राज्य हो गया और एक सेंटर हो गया, इसकी व्यवस्थाएं समाहित होती है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाएगा, जिसका ये हिस्सा तक तो सही है, यहां तक तो ठीक है कि भाई लोगों की दोहरी पहचान होती है और उनकी निष्ठाएं भी होती हैं, चाहे वो कितना ही भारतीय हो, लेकिन एक स्टेट, जिस स्टेट में वो रह रहे हैं उस स्टेट का भी अपना एक वो एक उनके उसके प्रति एक निष्ठा रखते हैं, और उसकी एक पहचान भी वो रखते हैं, लेके चलते हैं साथ में। लेकिन जब राष्ट्र स्तर की बात आती है, ठीक है, तो फिर उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ एक भारतीय कहलाते हैं, और यहां पर नागरिकता है जो वो सिर्फ एकल नागरिकता का प्रावधान है, मतलब भारत की नागरिकता मिलती है, ना कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान यहां पर नहीं। ठीक है, तो दूसरा गलत है, पहला सही है, ए आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य सरकार को हटाने तथा सभा भंग करने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेज सके। दूसरा देखें, भारत में इकहरी प्रशासनिक व्यवस्था मौजूद है। बताएं कौन सा कथन सत्य है। एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, या फिर कोई भी सही नहीं है। अच्छा, सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग, शेयर नहीं कर रहे हैं, प्लीज सेशन को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस सेशन को शेयर कीजिए। ठीक है, और मुझे कल एक कमेंट भी मिला था कि सर गलत काफी ज्यादा हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से एक नेगेटिव फीलिंग भी आ रही है। देखिए मैं बताना चाहूंगा कि ये सीखने का समय है। ठीक है, आप गलत अगर कर रहे हैं तो उस गलती से सीख लीजिए अभी, क्योंकि अभी सीख लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, अभी गलत कर लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, कितना भी गलत कर लेंगे, सारे गलत कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी जब आप सीख लेंगे और चलते चलते जब तक दिसंबर आएगा तब तक मुझे यकीन है कि आप लोग उस कंडीशन में आ जाएंगे कि फिर आपका जो स्कोर है वो ठीक ठाक आने लग जाएगा। ठीक है, इसलिए बिल्कुल परेशान मत होइए इस चीज को लेकर के। अगर गलत हो जाए तो भी टेंशन नहीं लेनी है, सही हो जाए तो बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि पेपर हर दिन एक जैसा नहीं होता, किसी दिन आसान होता है, किसी दिन टफ होता है, हर मिक्स रहता है चीजें। ठीक है, तो आप लोगों को अपना बेस्ट देने की कोशिश करना है। चलिए बताएं, राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य सरकार को हटाने तथा विधानसभा भंग करने के लिए सिफारिश केंद्र सरकार को भेज सकता है। स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि केंद्र सरकार को नहीं भेज सकता। किसको भेज सकता है? ये आपका राष्ट्रपति को। ठीक, भारत में इकहरी प्रशासनिक व्यवस्था मौजूद है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आपको पता है इसके तहत क्या है, ऑल इंडिया सर्विस है जो वो मौजूद है। ऑल इंडिया सर्विस में क्या क्या आ जाते हैं, आप जो बनेंगे, कुछ लोग जो बनेंगे, और कुछ की जो पसंद है। ठीक है, आईएएस, आईपीएस और आईफॉस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, ये है जो, ये तीनों है जो वो ऑल इंडिया सर्विसेज में आते हैं। ठीक है, आईएफएस मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि फॉरेन से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए, तो यहाँ पर पहला वाला गलत है, दूसरा सही है, बी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अप्सरा एक
स्वदेश निर्मित अनुसंधान रिएक्टर है। दूसरा, वर्ष 2009 में इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन सितंबर 2018 में इसका परिचालन शुरू किया गया। ठीक है, पहले इसे बंद किया गया, वापस से इसको स्टार्ट किया गया, और इसका जो उन्नत संस्करण है जो दोबारा से स्टार्ट हुआ तो उसका नाम अप्सरा उन्नत रखा गया, जिसका परिचालन कौन कर रहा है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक, बताएं कितने स्टेटमेंट सही हैं, बताएं। देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। एक ये स्वदेश निर्मित अनुसंधान रिएक्टर है और इसको 9 में बंद किया गया था, 18 में वापस चालू किया गया, और अभी इसको अप्सरा उन्नत के नाम से जाना जाता है, जो कि बार्क है जो उसका परिचालन कर रहा है। बिल्कुल सही है, तो तीनों सही हो जाएंगे, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए Cas9 के बारे में है। Cas9 प्रोटीन है जो वो वस्तुतः लक्ष्य साधित जीन संपादन में प्रयुक्त आणविक कैंची है। इसका मुख्य कार्य आरएनए को काटना है, और इस तकनीक से आंख से जुड़ी LCA बीमारी है जो उसका इलाज संभव है। ठीक है, बताएं कितने स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? एक सही है, दो सही है, तीनों सही है, या फिर सारे गलत है? बताएं। देखिए Cas9 है जो Cas9 प्रोटीन है जो ये बेसिकली बिल्कुल सही बात है, ये आणविक कैंची है। अगर कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम चल रही है तो ये एक टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से, जिससे क्या होता है कि उस पार्ट को कट कर, जीन के उस पार्ट को या डीएनए के उस पार्ट को कट कर लेते हैं, और उसकी जगह पर क्या है, हेल्दी वाला जो जीन है वो ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है? आरएनए मेंशन किया, जबकि होना क्या चाहिए यहाँ पर? डीएनए। ठीक है, उसको ही तो कट करते हैं। उसके बाद इस तकनीक से आंख से जुड़ी LCA बीमारी, LCA बीमारी कौन सी होती है? LCA बीमारी के तहत क्या होता है, ये एक आनुवांशिक बीमारी है, जिससे क्या होता है कि आपकी जो आंख है उससे LCA बीमारी जिसको होती है उसकी रेटिना को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो इससे क्या है, ये इलाज संभव है। बेसिकली ये क्या है, जितनी भी आनुवांशिक बीमारियां हैं उन पे ही सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध हो रहा है, क्योंकि आनुवांशिक बीमारियों की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि एक जीन से एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, मतलब जो आपकी लाइनेज है उसमें पूरे में जाता है। लेकिन अगर एक स्टेज पे उसको रोक करके उसको ठीक कर दिया जाए तो फिर आगे से वो आनुवांशिक बीमारी को सही किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दूसरा स्टेटमेंट देखिए गलत हो गया, और पहला और तीसरा है जो ये सही है, तो दो सही है, बी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला देखें, यूएनएचआरसी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूएनएचआरसी का गठन 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में स्थित है, और इसका गठन 47 संयुक्त राष्ट्र देशों से मिलकर हुआ है, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। बताइए कितने स्टेटमेंट सही है? देखिए पहला स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो यूएनएचआरसी का गठन 2006 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा किया गया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि आपका जो जिनेवा है स्विट्जरलैंड में, वहां पर स्थित है, ना कि हेग नीदरलैंड में। बताइए जल्दी से, हेग नीदरलैंड में किसका मुख्यालय है जो बहुत फेमस है? बताइए। इसका गठन है जो 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों से मिलकर हुआ है, जो कि आपके यूएनजीए द्वारा चुने जाते हैं। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अगर इसकी सदस्यता देखेंगे तो अलग अलग एरिया वाइज है, जैसे कि आप अगर अफ्रीका के देखेंगे, ठीक है, तो अफ्रीका से 13 है। इंडिया पैसिफिक रीजन से देखेंगे, इंडो पैसिफिक क्षेत्र है जो, ठीक है, यहाँ से भी 13 है। उसके अलावा जो आपका ये लैटिन अमेरिका और कैरेबियन कंट्रीज हैं, जो लैटिन अमेरिका प्लस कैरेबियन, ठीक है, यहाँ से 8 हैं। ठीक है, यहाँ से आपके 8 हो जाते हैं। और उसके अलावा आपका जो वेस्टर्न यूरोप है ना, पश्चिमी यूरोप है, वहां से 7, और जो ईस्टर्न यूरोप यानी कि आपका पूर्वी यूरोप है, वहां से भी 7 हैं। ठीक है, तो याद रखिए, सॉरी यहाँ पर कितने हैं? 6 हैं, 6, तो टोटल मिलाकर 47 हो जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। आंसर इसका बी हो जाएगा, क्योंकि 2 सही है, एक बीच में गलत हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। और यहाँ इसको पढ़ने से पहले प्लीज सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस सेशन को शेयर कीजिए, ताकि इसकी रीच को बढ़ाया जा सके, है ना। रीच अभी उतनी ज्यादा नहीं बढ़ पा रही जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। जब मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं, आप क्यों नहीं सेशन को शेयर कर रहे हैं? प्लीज इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। FCRA से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए FCRA क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ठीक है,
क्या है भाई, FCRA को 1976 में आपातकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था। और दूसरा है, सरकार किसी भी एनजीओ का FCRA पंजीकरण रद्द कर सकती है यदि वह लगातार 2 वर्षों तक समाज के लाभ के लिए अपने चुने हुए क्षेत्र में किसी भी उचित गतिविधि में शामिल नहीं हुआ है या निष्क्रिय रहा है। ठीक है, तो उपर्युक्त में से कौन सा सत्य है, बताएं कौन सा है जो वो सत्य है। एक सही है या दोनों सही है या फिर दूसरा सही है या कोई भी सही नहीं। देखिए, FCRA मैंने ऐसा आपको बताया कि विदेशी अंशदान से संबंधित है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीब्यूशन शुरुआत में लिखा है। ठीक है, तो उसके बाहर से जो अंशदान आता है उसके जो रेगुलेशन है, ठीक है, उससे संबंधित है। ये कब बना था, तो जब आपका इमरजेंसी वाला टाइम चल रहा था, आपातकाल वाला समय चल रहा था, 1976 में बना था। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, और सरकार किसी भी एनजीओ, है ना, कोई भी व्यक्ति या फिर एनजीओ अगर बाहर से पैसा मंगा रहा है तो उसको पहले रजिस्टर करना होता है। ठीक है, रजिस्टर करना होता है। दिल्ली में उसको SBI में एक ब्रांच होती है, ब्रांच अपना जो खाता है वो खुलवाना होगा, और उस खाते में मतलब वो एक विदेशी खाता होगा जिससे पैसा आ रहा है, सारा पता चल पाएगा कि पैसा है जो वो कहाँ से आ रहा है। उसका जो पर्पस है वो बताना होगा, और वो जो पर्पस आप बता रहे हैं वो अगर आप उसी पर्पस में खर्च कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप उस पर्पस में नहीं खर्च करते तो हाँ बिल्कुल FCRA का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है, और यदि वह लगातार 2 वर्षों तक समाज के लाभ के लिए अपने चुने हुए क्षेत्र, जो चुना हुआ क्षेत्र आपने चुना है कि ये हमारा एनजीओ है, ये इस क्षेत्र के लिए काम करेगा। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए भारत में जो आंतरिक व्यवस्था है, ठीक है, तो उसमें जो है वित्त पोषण से संबंधित जो आपका जो पैसा है वो आता है, वो कहीं उसका मिसयूज ना किया जा सके। पता चले पैसा तो आपने मंगाया कि हम यहाँ पर दान करेंगे बच्चों की स्कूलिंग में, लेकिन आपने टेरर फंडिंग में उसका इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, तो इस तरह की एक्टिविटीज आपने लीगल एक्टिविटीज में ना इन्वॉल्व करें। तो इसलिए इसके लिए एक रेगुलेशन होना चाहिए, पता होना चाहिए कि बाहर से पैसा जो आ रहा है वो कहीं हमारी जो आंतरिक व्यवस्था है भारत की उसको कहीं आघात तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो इसमें शामिल हुआ और या निष्क्रिय रहा हो। ठीक है, तो इस केस में उसको निरस्त भी किया जा सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, बी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और ये स्लाइड है जहां से आप मैच कर लीजिएगा एक बार अपने आंसर्स को। ठीक है, और ये मैं जो PDF है ये मैं शेयर कर दूंगा आपका टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके उसको मैच कर लीजिएगा। ठीक है, ये स्कैन करके भी डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं, या फिर ओम द्विवेदी स्टडी IQ स्पेलिंग ठीक डालिएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों के मैसेज में कमेंट आते हैं, इसमें कमेंट में जो है कई बार लिख देते हैं कि सर मिल नहीं रहा है, जबकि ओम द्विवेदी स्टडी IQ डालेंगे तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।